हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे सामान्य अध्ययन पीवाईक्यू टेस्ट पार्ट 47। और आज का जो जीएस का पीवाईक्यू सेशन रहेगा कंप्यूटर स्पेशल रहेगा। इसमें कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए यूट्यूब चैनल पर जो भी सेशन आपको दिए जा रहे हैं, स्पेशल फैक्ट क्लासेस, रिवीजन महाकुंभ क्लासेस, कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां, शब्दावली, अन्य जो टेस्ट आ रहे हैं, साथ ही करंट अफेयर्स के सेशन लगभग समाप्त हो चुके हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर्स मैंने आपको करा दिया है जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 तक के एमसीक्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट, वो सीरीज पूरी आप देख लो। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज में आपको करा चुका हूँ, ठीक है। और बाकी जो वरियस टॉपिक आ रहे हैं इनको आप अवश्य देखिएगा, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल ये टॉपिक आपके लिए रहने वाले हैं। और जो हमारी टेस्ट सीरीज आती है स्पेशली देवभूमि करियर पॉइंट की यूट्यूब पर, उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस, उसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा अब, ठीक है। उसको भी आप देखते रहें। तो आज देखते हैं, चलिए, सामान्य अध्ययन पीवाईक्यू सेशन में कंप्यूटर स्पेशल के मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना तो रहती है, साथ ही क्वेश्चन के आसपास के जो अन्य फैक्ट होते हैं वहां से भी नया प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी टोपोलॉजी प्रसारण प्रकार की नहीं है। तो इनमें से कौन सी टोपोलॉजी होती है? देखिए, टोपोलॉजी में आपको कंप्यूटर वाले कोर्स में करा चुका हूं। कंप्यूटर का कोर्स अगर आपको चाहिए तो एप्लीकेशन पे ओनली कंप्यूटर कोर्स भी मैंने दिया हुआ है, जिसमें आपको पूरा कंप्यूटर का सिलेबस कवर कराया गया है। उसमें हमने टोपोलॉजी देखी थी, कितने प्रकार की टोपोलॉजी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी टोपोलॉजी है जो कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज नहीं होती, तो ये आपकी होती है रिंग टोपोलॉजी। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। रिंग टोपोलॉजी में प्रसारण नहीं किया जाता, ठीक है। ये डेटा ट्रांसफर के लिए टोकन पासिंग टेक्निक का उपयोग करता है, ध्यान रखेंगे। और रिंग टोपोलॉजी में डेटा को सभी डिवाइसों तक एक ही समय में नहीं भेजा जाता, जबकि स्टार टोपोलॉजी, बस और ट्री टोपोलॉजी आपकी ब्रॉडकास्ट टाइप की टोपोलॉजी होती है, ठीक है। तो सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आईपी एड्रेस कितने क्लासेस में विभाजित होते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने बोला था आज बहुत इंपॉर्टेंट आपको पीवाईक्यू मिलेंगे यहाँ पे। तो आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, आईपी का फुल फॉर्म। तो आईपी एड्रेस आपका 5 क्लासेस में विभाजित होता है, ठीक है। 5 क्लासेस होते हैं इसकी, ठीक है। कौन कौन सी 5 क्लासेस होते हैं देखना बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। पहली जो क्लास होती है इसको क्लास ए कहा जाता है, ठीक है। दूसरी क्लास को क्लास बी कहा जाता है, फिर क्लास सी होती है, क्लास डी होती है और क्लास ई होती है। अब इनका फंक्शन भी समझिए। क्लास ए जो होता है आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि इंटरनेट और लोकल एरिया पर किसी डिवाइस की पहचान करता है, यानी कि डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। और आईपी एड्रेस को 5 क्लासेस में विभाजित किया है। क्लास ए का उपयोग बड़े नेटवर्क के लिए किया जाता है, जैसे कि कोई एमएनसी हो, मल्टीनेशनल कोई कंपनी हो जो आपका डेटा प्रयोग कर रही है, ठीक है। क्लास बी का प्रयोग आपका मध्यम नेटवर्क के लिए किया जाता है। क्लास सी का प्रयोग आपका छोटे नेटवर्क, जिसमें आपका लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे हम लोग जो वाईफाई वगैरह यूज करते हैं उसमें आईपी एड्रेस क्लास सी नेटवर्क का प्रयोग होता है। क्लास डी का मतलब होता है मल्टीटास्किंग नेटवर्क, ठीक है। मल्टीकास्टिंग, माफ कीजिएगा, मल्टीकास्टिंग, टास्किंग में मल्टीकास्टिंग के लिए आपका क्लास डी आईपी नेटवर्क का या क्लास का यूज किया जाता है। और जो क्लास ई होती है आपके आईपी एड्रेस में, ये रिसर्च और फ्यूचर में जो भी नए नए R&D होंगे उसके लिए आपका प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो ये होते हैं भाई आईपी एड्रेस के 5 क्लास। अलग अलग क्लास का अलग उपयोग है, ठीक है। ए का आपका व्यापक उपयोग है जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। बी थोड़ा उससे नीचे मध्यम नेटवर्क जहां पर जरूरत होती है। और सी सबसे आम है भैया जो हम लोग उपयोग करते हैं, जिसको लैन कहा जाता है, ध्यान रखना, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला देखिए, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन टूल नहीं है। तो बताना आपने कौन सा इनमें से कम्युनिकेशन टूल नहीं होगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? संचार, ठीक है। हिंदी में हम पढ़ते हैं ना संचार। तो संचार के लिए देखिए, आप किस किस से संचार होता है? ईमेल से संचार होता है। हाँ भाई, ईमेल जो है संचार का ही तो माध्यम है। मैं आपको ईमेल भेजता हूँ, आप मुझे ईमेल भेजते हैं, हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है ना। दूसरा टेलनेट जो है, टेलनेट भी जो होता है आपका नेटवर्क होता है जो कि आपस में जोड़ता है, इसलिए ये भी आपका कम्युनिकेशन टूल है। यूजनेट जो है ये भी आपका एक कम्युनिकेशन टूल होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वेरोनिका जो है इसमें ऑप्शन डी, ये आपका कम्युनिकेशन टूल नहीं है। वेरोनिका जो है आपका एक सर्च इंजन है, ठीक है। सर्च इंजन जैसे आपका गूगल है ना, गूगल एक सर्च इंजन है, ऐसे वेरोनिका भी आपका सर्च इंजन है, ध्यान रखेंगे। जो कि आपका ग्रोफर प्रोटोकॉल पर आधारित फाइल और डेटा को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं देखिए पीवाईक्यू में, जैसा कि मैंने बोला था आपको।
इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, आज मैंने कोशिश की इंग्लिश में देने की, ठीक है। कई बार टाइम का शॉर्टेज होता है जिससे मैं केवल हिंदी में ही प्रश्न दे पाता हूँ, ट्रांसलेशन नहीं कर पाता। निम्न में से कौन सी स्थिति दो पैकेट को एक ही समय में एक मीडियम के ऊपर ट्रांसमिट करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो यहाँ पर देखिए कौन सी स्थिति होती है जहां पर दो पैकेट को एक ही समय में एक मीडियम के ऊपर ट्रांसमिट किया जाए, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कॉलिजन। कॉलिजन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका उपयोग या प्रयोग दो पैकेट को एक ही समय में मीडियम के ऊपर ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। नेटवर्क का प्रोटोकॉल है, नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है। नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, ध्यान रखेंगे। और नेटवर्क प्रोटोकॉल है तो जिसका उपयोग क्या होगा, आपका साझा संचार नेटवर्क में डेटा प्रसारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो साझा मतलब, साझा का मतलब क्या है, कॉमन, जो हम सब लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, ज्वाइंट बोल सकते हैं। तो साझा संचार नेटवर्क जो होता है, ज्वाइंट कम्युनिकेशन नेटवर्क हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें डेटा पैकेट प्रसारित करने के लिए इसका प्रयोग होता है कॉलिजन का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल आयोग फ्रेम भी कर रहा है। कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन तो अब पूछता ही नहीं हो। प्रोग्राम बड़ी फाइल को छोटी फाइल में कंप्रेस करता है। इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो बड़ी फाइल को छोटी फाइल में कंप्रेस करता है? कंप्रेस का मतलब क्या होता है, कंप्रेस का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है। किसी भी चीज को मैं बोलूंगा आपको, मैंने कोई पीडीएफ दी, मैं बोलूंगा इस पीडीएफ को कंप्रेस करो। कंप्रेस का मतलब होता है कि उसकी साइज को कम कर देना, साइज कम करना एक हिसाब से। जैसे मान लो मैंने कोई पीडीएफ आपको दी, वो 5 MB की है, मैंने बोला इसको कंप्रेस करो, कंप्रेस करके साइज 3 MB करो इसका, ठीक है। तो क्वालिटी में फर्क पड़ता है, बट कंप्रेस जो होता है साइज को कम करता है किसी भी बड़ी फाइल के, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इनमें से देखिए आपका कौन सा प्रोग्राम होता है जो बड़ी फाइल को छोटी फाइल में स्थानांतरित करता है। अच्छा क्वेश्चन है। कई बार मेल वगैरह में भी हमने देखा है कि मेल में एक फाइल आती है जिसको हम बोलते हैं जिप फाइल। गौर किया आपने, जिप फाइल। जिप फाइल जो होता है छोटा रूप होता है, उसको कंप्रेस किया होता है, और फिर इसको कंप्रेस करने वाली जो ये जिप फाइल आती है, एक ऑप्शन हमको देता है। जब आप जिप फाइल में क्लिक करेंगे, इसको एक्सटेंड करो बोलता है वो, ठीक है। एक्सटेंड करो यानी कि खोलो, तो जो मूल रूप में फाइल होती है वो बन जाती है, ठीक है। आपने किया होगा ट्राई, अगर नहीं किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो विनजिप जो होता है एक प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर है जो कि फाइल को छोटी फाइल में संकुचित करने और उन्हें जिप फाइल में संग्रहित करने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो विनजिप इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और जिप आपको याद रखना, जिप स्पेशली कंप्रेस जहां पे भी आएगा, बड़ी फाइल को छोटी फाइल में जिप फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। निम्न में से कौन सी स्विचिंग टेक्निक इंटरएक्टिव ट्रैफिक के लिए उपयुक्त है? तो कौन सी स्विचिंग टेक्निक होती है जो कि आपका इंटरएक्टिव ट्रैफिक के लिए परफेक्ट होती है, सुटेबल होती है, ठीक है। तो इंटरएक्टिव ट्रैफिक होता क्या है? इंटरएक्टिव ट्रैफिक का मतलब होता है, जैसे ये मैं वीडियो आपको दे रहा हूं, आप देख रहे हो, ठीक है। ऐसे मान लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, जूम में मैं आपके सामने आया हूं, आप लोग मुझसे कनेक्ट हो, ठीक है। ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं हम दोनों, आप व्हाट्सएप से मुझे मैसेज भेज रहे हो, टेलीग्राम से भेज रहे हो, फेसबुक पे भेज रहे हो, मैं आपको कर रहा हूँ, या वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं हम। तो इंटरएक्टिव ट्रैफिक का मतलब होता है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैटिंग, वेब ब्राउजिंग, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, पैकेट स्विचिंग सबसे उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, पैकेट स्विचिंग, ठीक है। सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, पैकेट स्विचिंग कराता है। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, देखिए डेटा जो होता है ना हमारा, डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित किया जाता है, जो कि फिर इंडिपेंडेंट होकर कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और जो गंतव्य होता है वहां पर पुनः संयोजित हो जाता है। तो ये फायदा होता है छोटे पैकेट में तोड़ने का, इसी को पैकेट स्विचिंग कहा जाता है। अगला देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा जो स्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है, ठीक है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा जो स्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में यानी कि मेन मेमोरी में रहता है, तो कौन सा होता है? देखिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, इसको कहा जाता है आपका कर्नल, ठीक है। कर्नल बोलेंगे, वैसे सी आंसर सही हो जाएगा इसका, सी, ठीक है। कर्नल या कर्नल बोलेंगे इसको। तो कर्नल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है जो कि स्थायी रूप से मेमोरी में रहता है, मेन मेमोरी में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कह सकते हैं कि जो कर्नल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस जो होता है ना, ओएस का एक सेंटर पॉइंट होता है, यानी कि केंद्रीय घटक है, ठीक है, जो कि हार्डवेयर संसाधनों को नियंत्रित करता है और प्रोग्रामों के बीच संसाधनों का वितरण भी करता है, ठीक है। कहने का मतलब एक सामंजस्य बैठाता है ये आपका प्रोग्राम और हार्डवेयर को, जो हार्डवेयर होते हैं उसको नियंत्रित करने में भी। अगला देखिए, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे है, psc.uk.gov.in पे है। उसके बाद आपको पता चला यूके ट्रिपल एससी का कोई नोटिफिकेशन आ गया, आप डायरेक्ट वहीं से
दूसरी वेबसाइट आपने टाइप की और वहां फाइल आपने क्या कर दिया, जंप कर दिया। तो मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड, ठीक है। तो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाना कहलाता है आपका ब्राउजिंग। बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन की वजह से टफ लग रहा है हमको। ब्राउजिंग, तो आप जब भी किसी ब्राउजर पे होते हैं और एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं तो ये आपका ब्राउजिंग कहलाती है प्रक्रिया, ठीक है। बाकी कोई हम फाइल वगैरह कोई भी मल्टीमीडिया अगर हम इंटरनेट के थ्रू अपने इंटरनेट स्टोर में जमा करते हैं तो उसको डाउनलोडिंग कहा जाता है। कोई भी चीज हम देखिए, जैसे मैं यूट्यूब में वीडियो डाल रहा हूँ आपको मिल रही है तो उसको अपलोडिंग कहा जाता है। फाइल को जब हम अटैचमेंट, आपको पता है ईमेल के साथ जो हम मल्टीमीडिया भेजते हैं उसको अटैचमेंट कहा जाता है। निम्न में से कौन सा फायरवॉल का प्रकार है? तो फायरवॉल होता क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए, फायरवॉल जो होता है एक साइबर सुरक्षा उपकरण होता है। साइबर सिक्योरिटी के लिए एक उपकरण होता है, प्रोग्राम होता है, ठीक है, साइबर सुरक्षा के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो फायरवॉल जो होता है एक साइबर सुरक्षा उपकरण होता है और ये किसी मान लीजिए कोई प्राइवेट नेटवर्क है, वहां पर अनऑथोराइज लोगों की पहुंच ना हो, ऐसे अनऑथोराइज या हैकर्स को रोकने के लिए फायरवॉल आपका सुरक्षा का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा फायरवॉल का प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, डुअल होम्ड गेटवे फायरवॉल, स्क्रीन होस्ट फायरवॉल। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी जो है आपके ये फायरवॉल के प्रकार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों ही फायरवॉल के प्रकार होते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। अगला देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी निम्न में से किसका उदाहरण है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है सी, ठीक है, सी लैंग्वेज होती है, सी प्लस प्लस होती है, जावा होती है, ये सब लैंग्वेजेस आपको पता होना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी होता है, तो सी का यहाँ पर राइट आंसर जो होना चाहिए, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सही होगा, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा इसमें। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सी लैंग्वेज, ठीक है। तो सी एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है और कई तरह के सॉफ्टवेयर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल है जो सी है, इसमें कोड को फंक्शन और ब्लॉकों में विभाजित करके कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम डेवलप किया जाता है, ठीक है, ये इसकी विशेषता है। ऐसे सी प्लस प्लस है, जावा है, ठीक है, जावा भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखिए, बर्नस ली ने इंटरनेट पर डेटा साझा करने के लिए क्या विकसित किया था? आप सभी को पता है दोस्तों, आपका टिम बर्नस ली, पूरा नाम है इसका टिम बर्नस ली। टिम बर्नर्स ली ने देखिए इंटरनेट पर डेटा साझा करने के लिए आपका HTML और HTTP को डेवलप किया था, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP मतलब आपका हो जाता है क्या, इसका फुल फॉर्म आप लिखेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ऐसे देखिए आपका HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो देखिए टिम बर्नर्स ने www का आविष्कार किया था, वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब मतलब जो आज हम किसी भी वेब ब्राउजर पे जाते हैं वहां पर वेबसाइट डालते हैं, डोमेन नेम डालते हैं और उसके बाद वो संबंधित जो हमारा गंतव्य होता है वहां तक हमें पहुंचाता है। एक प्रोग्रामिंग ही तो है ना, ये एक लैंग्वेज में हमारा वहां पर प्रोग्राम डिजाइन किया गया वेबसाइट के ऊपर, जिस तक हमारी पहुंच हो रही है किसके द्वारा? www के द्वारा। लेकिन वो प्रोग्राम वहां पे बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, उस डेटा को साझा करने के लिए HTML और HTTP, ठीक है। जब भी आप कोई वेबसाइट टाइप करते हैं तो HTTP लिखा हुआ आता है और जो वहां पर जहां पर पेज पे पहुंचते हैं वो पेज आपका बना होता है HTML में, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीजें लेकिन समझ में नहीं आती है, कंप्यूटर थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है। तो HTTP एक प्रोटोकॉल होता है जो वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच संचार को स्थापित करता है। और जबकि HTML जो होती है एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो वेब पेज की संरचना होती है, यानी कि वेब पेज की संरचना सामग्री जो होती है HTML में बनी होती है, ठीक है। तो दोनों ही अलग अलग चीज है और टिम बर्नर्स-ली बहुत महत्वपूर्ण नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन सा पेरिफेरल पोर्ट लेजर प्रिंटर को सबसे तेज गति प्रदान करता है? देखिए लेजर प्रिंटर जो होता है इसकी एफिशिएंसी सबसे अच्छी मानी जाती है और इसमें देखिए आपका पेरिफेरल पोर्ट जो कि बहुत तेजी से डेटा देता है लेजर प्रिंटर को, और इसका नाम है SCSI, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है
SCSI। इसका पूर्ण रूप होता है, आपको याद करना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, ये इसका पूर्ण रूप है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो हमारा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है, उच्च गति वाला पेरिफेरल पोर्ट होता है, जो कि लेजर प्रिंटर जैसे उच्च गति वाले डिवाइसों के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। लेजर प्रिंटर, देखिए, इसकी एफिशिएंसी सबसे अच्छी मानी जाती है और इसकी जो प्रिंटिंग गुणवत्ता होती है वो भी बेहतरीन होती है, सबसे अच्छी होती है। अगला देखिए, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ एड्रेसिंग इन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स। तो देखिए, टीसीपी और जो आईपी प्रोटोकॉल होता है कितने स्तरों को संबोधित करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए, आईपी और टीसीपी जो प्रोटोकॉल होता है ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल है भाई, और डिवाइस के लिए, डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोटोकॉल होता है, यानी कि कौन सी डिवाइस इंटरनेट पे कनेक्ट है, ये चीजें पता करने के लिए। लेकिन इस प्रोटोकॉल में भी 4 स्तरों को संबोधित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 स्तरों को इसमें संबोधित किया जाता है। पहला जो स्तर होता है इसको कहा जाता है आपका फिजिकल एड्रेस। ठीक है, फिजिकल एड्रेस। दूसरा जो स्तर होता है इसमें, इसको कहा जाता है आपका लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस। तीसरा जो इसमें आपका स्तर होता है उसको कहा जाता है आपका पोर्ट नंबर। ठीक है, पोर्ट नंबर। और चौथा जो इसमें स्तर होता है इसको कहा जाता है आपका एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में 4 स्तरों को संबोधित किया जाता है। भौतिक पता, फिजिकल एड्रेस, तार्किक पता, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट नंबर और एप्लीकेशन विशिष्ट एड्रेस, जिसको कहा जाता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है। तो कौन सा डिवाइस होगा जो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है, तो इसको कहा जाता है आपका गेटवे। ये बहुत ही सिंपल है, पूर्व कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन। गेटवे जो होता है एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है, जिसका उपयोग 2 अलग अलग या 2 से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिससे कि नेटवर्क क्या कर सके, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, खासकर जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, तो उसमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए ज्यादा जगहों पे गेटवे वगैरह लगाए जाते हैं। किसी कंप्यूटर में एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। तो देखिए, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। ठीक है, तो एक निबल, देखिए कंप्यूटर की जो इकाइयां होती हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में कौन सी इकाई का कितना मान होता है। जैसे आपका एक निबल पूछा गया यहाँ पे, तो एक निबल में आपके होते हैं कितने, 4 बिट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा इसको लिख लीजिए आप, बहुत महत्वपूर्ण है। एक निबल बराबर होता है आपका 4 बिट। ठीक है, अब देखिए एक बाइट होता है आपका, एक बाइट जो होता है इसमें होते हैं 8 बिट, 8 बिट या कह सकते हैं 2 निबल। फिर इसके बाद हमारी आती है किलो बाइट, 1 केबी। 1 केबी में आपका कितना होता है, 1024 बाइट। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है 1 एमबी, 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं, 1024 केबी। ठीक है, उसके बाद हमारा एमबी से बनता है क्या, जीबी, 1 गीगाबाइट। गीगाबाइट में होते हैं 1024 एमबी। गीगाबाइट से ऊपर की जो इकाई है स्मृति मापन की, वो है आपका टीबी, टेराबाइट। 1 टेराबाइट इक्वल 1024 जीबी। टेराबाइट के ऊपर होती है हमारी पेटाबाइट, 1 पीबी। ठीक है, 1 पेटाबाइट इक्वल 1024 टेराबाइट। ठीक है, और इसके ऊपर लास्ट जो सबसे बड़ी इकाई होती है इसको कहा जाता है हमारा 1 एक्साबाइट। ठीक है, 1 एक्साबाइट जो कि आपकी इक्वल होती है कितने के बराबर, 1 जेटाबाइट के बराबर। जेटाबाइट को हम जेटबी से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो 1 जेटाबाइट, जेटाबाइट जो है सबसे बड़ी इकाई है, और सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है आपकी, बिट होती है। ठीक है, कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट है, और सबसे बड़ी जेटाबाइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, लेन से जुड़े कंप्यूटर। तो लेन से जो जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं, बताना है ऑप्शन के आधार पे क्या होगा इसमें। लेन का मतलब होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन कहलाता है। जो हम वाईफाई वगैरह यूज करते हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मोबाइल का डेटा यूज कर रहे हैं, सभी लैन का एग्जांपल है। और लैन जो होता है आपका, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर हो जाएगा, लैन कैन शेयर इंफॉर्मेशन पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, तो ऑप्शन भी इसका सही उत्तर है।
लैन से जुड़े कंप्यूटर जो होते हैं वो सूचना को पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, ये भी डी क्यू एल एसक्यूएल भी पूछ लिया जाता है कई बार आपका। एसक्यूएल किसके लिए स्टैंड करती है, ऐसे यहाँ पर डी क्यू एल पूछा गया है। तो डी क्यू एल का फुल फॉर्म हो जाता है आपका ऑप्शन बी, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, बी आंसर इसमें सही हो जाएगा, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब डीक्यूएल का प्रयोग किसके लिए होता है? डीक्यूएल का प्रयोग होता है आपका डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए, डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए, डेटा को फिल्टर करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए आपका डीक्यूएल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एसक्यूएल का पूर्ण रूप क्या होता है, कमेंट में आप बताएंगे मुझे, बताइए एसक्यूएल जो होते हैं इसका पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सी भाषा का जनक कौन है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ पर बताना है आपने जो सी भाषा के जनक है कौन है। ठीक है, तो सी भाषा के फाउंडर हैं आपके, राइट आंसर हो जाएगा इसमें, फादर ऑफ सी लैंग्वेज, ऑप्शन सी डेनिस रिची। सी आंसर इसमें सही है, डेनिस रिची ने इस भाषा को डेवलप किया था। ठीक है, 1917 के दशक में आपका ये भाषा विकसित हुई थी, ध्यान रखेंगे। और सी भाषा को एक ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय आया था, यूनिक्स। यूनिक्स जो हमारा यूनिक्स, तो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था ना, इसके लिए डेवलप किया गया था इसको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भी जो हमारी सी लैंग्वेज है ना, ये आपका काफी पॉपुलर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका, निम्न में से कौन सा मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होता है? अब सबसे पहले देखिए मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन क्या होता है, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है उनको तो पता होगा। मॉड्यूलेशन जो होता है आपका, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन एक प्रोसेस होता है जो मॉडेम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मॉडेम आपके घर में लगा हुआ, आपने देखा होगा जब आपका वाईफाई लगता है तो मॉडेम लगता है, मॉडेम के साथ साथ राउटर भी लगता है। ठीक है, तो मॉडेम जो है इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है और एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल में बदलता है। यानी कि इसका काम ही क्या है भाई, आपका डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करना एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करना डिजिटल सिग्नल में। ठीक है, और इसी प्रोसेस को मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन कहा जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर क्या काम करती है? तो ओएसआई मॉडल नेटवर्क, और ओएसआई जो मॉडल होता है, मैंने ओएसआई की आपको 7 लेयरें बताई हुई हैं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ओएसआई मॉडल की जो 7 लेयर्स होती है कौन कौन सी होती है। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर पूछा देखिए आपका ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर क्या काम करती है? तो नेटवर्क लेयर का काम होता है इसमें ऑप्शन सी, आईपी एड्रेस प्रदान करना। ठीक है, जैसा नाम से ही पता चला ना नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क लेयर क्या करेगी, आईपी एड्रेस को प्रदान करेगी। हर लेयर का इसमें अलग अलग काम होता है। ठीक है, ओएसआई मॉडल जो होता है इसमें अलग अलग आपका लेयर्स होती हैं, अलग अलग लेयर्स के अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर होती है इसमें, और भी लेयर्स हैं। तो हर लेयर का बीच की लेयर कौन सी होती है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो शॉर्ट्स वीडियो में भी मैंने आपको दिया था, कंप्यूटर वाले टॉपिक में भी मैंने आपको करवाया है। एक बार इस टॉपिक को आप अच्छे से देख कर जाना एग्जाम में। ओएसआई मॉडल की जो 7 लेयर्स होते हैं क्या इनका काम होता है, जीएस की स्पेशल फैक्ट क्लासेस में भी मैंने आपको करवा दिया है, आप देखिएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये था आज जीएस का पीवाईक्यू सेशन पार्ट 47, कंप्यूटर स्पेशल था आज का ये पीवाईक्यू सेशन, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जैसा कि आपने देखा होगा। आगे देखिए कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा तो भाई लाइक करना बनता है आपका, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमेशा की तरफ बोलूंगा अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। और एप्लीकेशन स्टोर पे आपके ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए 50 फुल लेंथ एवरग्रीन टेस्ट सीरीज का कोर्स है जो कि आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। बाकी री एग्जाम के लिए भी आपका 10+10 का एक कोर्स है जो कि री एग्जाम की डेट तक ही आपका वैलिड रहेगा, उसको आप लगा सकते हैं जो स्पेसिफिक री एग्जाम दे रहे हैं। बाकी ये 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो है ये आपके 2026-27 में जो भी परीक्षाएं होंगी इन सभी परीक्षाओं के लिए, ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जल्दी ही आपकी पीसीएस और लोअर पीसीएस की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाली है, आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होगी, साथ ही आपका बाइलिंगुअल होगी और डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि।